आप सोचिए, ये दिल्ली है। और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी। ऐसा भी हो जाता है पार्टियों में कि भाई अगर मेरे को बोल दिया कि भाई पम्मी नंबरदार जी आपका टिकट फाइनल है, उसके बाद भी चेंजेस हो जाते हैं। तो हमेशा अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा रखना है जी, अपनी कांग्रेस को मजबूत रखना। लेकिन वो पार्टी का सिंबल मेरे पास नहीं था और मुझे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो चुनाव लड़ना पड़ा। किसी स्कूल के अंदर अगर आप जहाँ 50 कमरे बने हुए पहले से स्कूल के, उनमें आप 4 कमरे और ऊपर छत पे आप चढ़ा देंगे या कहीं को कोटा केबिन बनवा तो वो स्कूल बन गई क्या? एजुकेशन हमारे क्षेत्र में एक तरह से जीरो नहीं है। राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार, गांव मायानगर। जैसे आपको पता, आज आपको फिर एक ऐसा हम पॉडकास्ट ले आए हैं जिनका हम भी जोड़ना चाहे और आप भी जोड़ना चाहो। पॉलिटिशियंस में अगर हम बात करें किसी भी चीज की उठा के, तो हमारे बहुत सारे पॉलिटिशियन हैं और जितने भी एक अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन निकले हमारे असोला फतेहपुर से, तो हमारे चेयरमैन साहब, हमारे बाबूजी, हम तो भैया भी कह रहे हैं, भैया हमने बुला लिए हैं। आज हम बाबूजी के दिल की बात जो शायद दबी रहेगी, जो किसी ने उठाई ना कभी ना किसी ने बताई, तो आज हमारे जरिए बाबूजी का टाइम निकाल के, हमारे चेयरमैन साहब का टाइम निकाल के हम आपके सामने उन बातें रखेंगे, क्योंकि दिल की बात जोड़नी आज के टाइम में बहुत जरूरी है। और इलेक्शन भी आ रहे हैं हमारे। बाबूजी कैसे टिकट मिला, कब बाबूजी इलेक्शन में आए, पॉलिटिशियन के बारे में कब सोची, बाबूजी की स्कूल, बाबूजी की पढ़ाई, सारा पूछेंगे आज हम। बाबूजी नमस्कार। राम राम भाइयों। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो अपना। देखो, जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात, नंबरदार साहब जी मैं तो आपके अपने पड़ोसी गांव असोला फतेहपुर बेरी से हूँ। जी भाई साहब। और जो आपने मेरे एक तरह से जीवन के बारे में जी जो थोड़ा सा प्रकाश डालने की और पूछने की जो बात करी है जी, मैं बिल्कुल जो बात आप पूछोगे मैं वही बात को जवाब दूंगा। तो भाई साहब के विचार आपने स्टार्टिंग में सुन लिए होंगे, तो पॉडकास्ट बहुत अच्छा जाने वाला। सीट पकड़ लो, बैठ जाओ, कड़ी बातचीत गुजर पे। तो बाबूजी पहला सवाल हम आपने, मैं आप तो बाबूजी भी कहूंगा, भाई साहब भी कहूंगा, चेयरमैन साहब भी कहूंगा, पूरा हक है आपको जी, पूरा हक है हमें, तो हम पूरा हक है हम अब कह सके। तो बाबूजी एक बात बताओ, स्टार्टिंग बताओ हमारी पढ़ाई स्टार्टिंग। जब बालक है तो एक हो ना कि यार बालकपन में एक दिमाग में आ जा कि मैं ऐसे पढ़ाई करूंगा और मैं यूं बनूंगा, तो पढ़ाई पे आ जाते हैं। अब स्टार्टिंग कैसे हुई, कहां तक हुई? देखो, एक तो मैं आप एक बिल्कुल क्लियर बात बता दूं, मैं एक साधारण परिवार से, किसान परिवार से जी। और जहां तक मेरी पढ़ाई लिखाई की बात है, मैं तो शुरू से और आखिर तक सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटियों से पढ़ा हूँ जी। सारे सरकारी, सब सरकारी। यूं कहे ना बाबूजी कि पढ़ने वाले बालक कहीं भी पढ़ दें, कहीं भी पढ़ लें, सरकारी में डाल दो, प्राइवेट में डाल दो, तो ये बात सच है जी। जी। मैंने तो अपने फतेहपुर बेरी स्कूल से हायर सेकेंडरी करी। अच्छा बीकॉम, सॉरी, मैं कॉमर्स स्टूडेंट रहा हूँ वैसे। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने हायर सेकेंडरी करी, वो कॉमर्स से करी जी। जी। और 10th क्लास जब मैंने पास करी तो उस टाइम भी, क्योंकि पढ़ने में शुरू से ही हमारा ध्यान ठीक था जी। जी जी। मैं हमेशा अपने क्लास को मॉनिटर रहा, फर्स्ट आता रहा, हर लेवल पे फर्स्ट आया मैं ये। और 10वीं क्लास जब मैंने करी तो मुझे मेरे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दिया गया, सर्वोत्तम छात्र का, उस समय जी। उस समय जी। उस समय जी। और उसके बाद 1977 सन 1977 फिर मैंने कॉलेज में दाखिला लिया। कौन सा कॉलेज है बाबूजी? उस टाइम भी वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज होता था कॉमर्स के मामले में जी। शहीद भगत सिंह कॉलेज। शहीद भगत सिंह कॉलेज से सुन। और शहीद भगत सिंह कॉलेज गोविंदपुरी में होता था, गोविंदपुरी कालका जी में। कालका जी। वहां से मैंने बीकॉम ऑनर्स किया। ठीक है। बीकॉम ऑनर्स करने के बाद मैंने एमकॉम में एडमिशन लिया, फिर चला गया मैं एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद, मेरठ यूनिवर्सिटी जी। अब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी नाम है उसका। अच्छा। वहाँ से मैंने एमकॉम की पढ़ाई करी। हाँ जी। और उसके बाद क्योंकि मुझे पढ़ाई का शौक था, मैं यही क्वेश्चन पे आने वाला है कि पढ़ाई का शौक था। आज की डेट में हो जी, हम जितने भी आप उठा के देख लो, पॉलिटिशियन ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं मिलते, बहुत कम है। देखो किसी बात बुरी ना लगे पर ये सच्चाई है हमारे यहाँ जो आजकल चल रहा है, सच्चाई है। पॉलिटिशियन बहुत कम पढ़े लिखे मिला है। अब बाकी लोग मुझे तो बुरा भी मान जाएंगे, पर ये हमारा काम है क्वेश्चन पूछने का, आप बताने का, आप जवाब दिखाने का। तो इतनी ज्यादा पढ़ाई मतलब करते गए, कॉलेज खत्म, फिर एक और, फिर एक और, फिर एक और, चलती गई हो।
उसे और भी आगे चलाऊंगा ना अभी। जी अभी तो चले गए, काफी जी, लंबा जी, चलेगा जी। ये। उसके बाद तो मैंने जेएनयू से भी कोर्स किया, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का मैं स्टूडेंट रहा। अच्छा जी। फिर मैं आंध्र प्रदेश चला गया, ठीक। वहाँ उस्मानिया यूनिवर्सिटी से वहाँ भी मैं कोर्स करके आया। जी। उसके बाद फिर भी मेरा मन यही पढ़ाई में करता ही रहा लगा कि बस जो जितना भी समय मिलेगा कुछ ना कुछ मैं करता रहूं। ये मैंने फिर इग्नू से एमए पॉलिटिकल साइंस किया, अच्छा। लेकिन फिर भी मन नहीं भरा कि अधूरा रह गया काम ये। ठीक जी। और फिर आगरा यूनिवर्सिटी, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ मैंने मथुरा कॉलेज से एलएलबी किया। अच्छा, एलएलबी भी करी आपने? एलएलबी भी मैंने किया है जी। एलएलबी करने के बाद फिर मैं प्रैक्टिस में भी आया, राजनीति में भी रहा, और अपना जो मेरा सामाजिक जो काम था उस काम में भी अपने आप को हमेशा मैंने व्यस्त रखा है। एक क्वेश्चन आ रहा बाबूजी, जब एलएलबी आपने कंप्लीट कर ली जी, तो यू एलएलबी के दौरान या कॉलेज के दौरान कब आया कि पॉलिटिशियन बनना है, पॉलिटिशियन लाइन में जाना? वो ही मैं बता दूं आपको। जी। ये मेरा एक तो पढ़ाई का शौक, जी क्योंकि शुरू में ही मेरे जो बहुत फेवरेट टीचर थे, जी मेरे बहुत अच्छे गुरुजी थे, उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया था, जी और उसी मंत्र से मैंने अपने जीवन को उसी हिसाब से ढाल लिया कि मैं अपने गुरुजी की इच्छा जरूर पूरी करूंगा। और जिस तरीके से उन्होंने हमें मोटिवेट किया पढ़ाई के लिए, और उनका एक जो श्लोक था वो मुझे आज भी कंठस्थ है। जी ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूय भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। इसका अर्थ भी आप समझ गए? बाबूजी नहीं समझा, समझाओ। बहुत सारे मेरे जैसे बालक में समझाएंगे। जिनके पास न विद्या, कोई पढ़ाई न लिखाई, न ज्ञान है, दान है, न तप है, और न अच्छा स्वभाव है, वो तो इस पृथ्वी पर एक भार के समान है। जी। अच्छा, हाँ, राइट है, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो खुद अपने लिए भी और जनहित के दूसरे कामों के लिए भी, जन सेवा के लिए भी कम से कम इतनी दक्षता तो हमें अपने आप में प्राप्त कर लेनी चाहिए कि जिससे कि हम दूसरे वर्गों की, दूसरे लोगों की अच्छे से भलाई कर सकें। तो इसलिए शिक्षा की तरफ तो मेरा शुरू से ही बहुत वो रहा है, और हमने जो ये सीखा है उस चीज़ का फल भी मिलता है। जी। एक तो ये है कि हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है कि हमेशा अपने से बड़े का मान सम्मान करो, जी। और अपने से बड़ों का मान सम्मान आदर सत्कार करने से आपकी चार चीजें बढ़ेंगी। जी। एक श्लोक के माध्यम से फिर आपको मैं हाँ, बताऊंगा। मैं सुनना चाह रहा हूँ बाबूजी, बताओ। अभिवादनशीलस्य नित्य विरदोपसेविना चत्वारि तस्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अब अर्थ भी समझाओ। अर्थ भी आपको बताऊंगा जी। कि अपने से बड़ों का आदर सम्मान करने से इंसान की चार चीजें बढ़ती हैं। एक तो आयु, जी। दूसरा विद्या, तप और बल। आज हम लोग जहां तक पहुंचे हैं, जहां तक आपने मेरे पॉलिटिकल जीवन की बात करी है, मैं उस पर ही आना चाहता हूं। जी 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 जी। लेकिन उसकी परिणति भी मैं आपको बता दूं। ये जी। आज हम यहां तक पहुंचे हैं तो सिर्फ उसी बात के ऊपर, हमने हमेशा सादा जीवन जिया है, लेकिन अपनी वो जो हमारा गुरु मंत्र, जो हमारे गुरुजनों ने हमें सिखाया है स्कूल के दौरान, जी। वो बातें हमने अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखी है, और आज भी याद है। आज भी याद है। और उन्हीं चीजों के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूं जी। कि आज यहां तक पहुंचने में उन्हीं बातों को याद करते हुए वो सारी चीजें हमें मिली हैं। हमने अपने बड़ों का आदर करना सीखा है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना सीखा है, भलाई के काम करने सीखे हैं। इसीलिए आज किसी बुजुर्ग के जाकर हम पैर छूते हैं, आयुष्मान भव, आप भगवान आपको लंबी उम्र दे, ये आशीर्वाद मिलते हैं जी। दूसरे लोग भी, वो भी फिर चलो कोई बात नहीं भाई, सीधा अपना जब भी कभी जरूरत किसी की पड़ती है तो उसी समय पूरी ताकत के साथ हमारे साथ खड़े मिलते हैं जी। तो ये सारी चीजें, ये अच्छे ज्ञान प्राप्त करने की वजह से ही
ये सब मिलती हैं। हाँ जी बिल्कुल, ज्ञान के साथ तो बहुत कुछ है बाबूजी। और जहाँ तक आपने मेरे पॉलिटिकल जी। जीवन की बात करी है, उसकी भी मैं शुरुआत आपको बता दूं। हाँ उसकी बताओ बाबूजी। वैसे तो हमारा परिवार ही जी आज से नहीं, शुरू से ही फ्रीडम फाइटर परिवार से हूँ। जी और फ्रीडम फाइटर का मतलब ये नहीं खाली 1947 जी। की जो हमारी आज़ादी की लड़ाई थी, हाँ जी बल्कि उससे भी और 90 साल पहले जो सन 1857 में 1857 में जी जो पहली आज़ादी की लड़ाई थी, भले ही चाहे भारत माता उसमें आज़ाद नहीं हो पाई, जी लेकिन उसमें बहुत सारे हजारों लाखों हमारे ऐसे वीर शहीद हुए जिनका आज इतिहास के अंदर नाम भी नहीं है। और मेरा आसवाला फतेहपुर बेरी गांव तो वो गांव है, बसंत पंचमी के दिन अंग्रेजों ने पूरे गांव को शहीद कर दिया था। अच्छा। और मेरे अपने परिवार ने भी वहां पूरा अपना बलिदान दिया था। असोला फतेहपुर, असोला फतेहपुर तो पूरे खत्म कर दिया था अंग्रेजों ने ये। पर ये बाबूजी और ये बात उसी तो दिन कहीं मैं नहीं आपको है। बता दूं, ये आयन नगर में भी उसी दिन वारदात हुई है। आयन नगर के भी काफी लोगों को उसी दिन शहीद किया था अंग्रेजों ने। ये कौन सी सन की बात कर ये रहे हैं बाबूजी? 1857 की बातें हैं 57 की। यस। तो हम तो शुरू से ही ऐसे परिवार से आते हैं कि जिनके मन में ही देशभक्ति, और क्योंकि देशभक्ति के साथ साथ देश को आज़ाद करने के लिए, चाहे वो पहले प्रयास रहे हों और चाहे जब देश आज़ाद 1947 में हुआ है, जी वो गांधी जी के नेतृत्व में, नेहरू जी के नेतृत्व में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल और हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, वो सारे उन्होंने एक कांग्रेस के झंडे के नीचे आंदोलन चलाकर इस देश को आज़ाद कराया। तो हमारी तो शुरू से ही पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे तो अंदर जो भी है, खून में भी है, कांग्रेस खून में ही है हमारे तो। और सन 1972 की बात है जी। मांडी गांव में बाल भवन बना। हाँ जी है बाल भवन, ठीक। उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री होती थी। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए मांडी गांव में बाल भवन का उद्घाटन किया। तो उस समय हमारे जितने भी जो बुजुर्ग कांग्रेसी थे, पहले तो हमारा सारा इलाका ही कांग्रेसी था, सब लोग, पूरा इलाका यहाँ मौजूद था जी। हम स्कूल में पढ़ते थे, फतेहपुर बेरी स्कूल में, और स्कूल की तरफ से सारे बच्चे पूरे स्कूल के बसों में भरकर यहाँ लाए गए थे कि भाई प्रधानमंत्री जी आ रही हैं, तो उनके वेलकम के लिए एक ऐसी टीम भी बनाई जो लाइन से सारे बच्चे खड़े थे और स्टेज पर जाकर प्रधानमंत्री जी को प्रणाम भी करना था, उनका अभिवादन भी करना था जी। तो उस बात के लिए वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। अच्छा, आप भी थे उसमें? और इंदिरा जी ने जी जब मेरे सर पर हाथ फेर कर पूछा कि बेटे आगे बढ़ो, तो वो बात मुझे आज भी याद है, और उस चीज को, उस आशीर्वाद को मैं जीवन में कभी भूला नहीं। उन्हीं की प्रेरणा से जैसे ही हम बड़े होते हुए चले गए, तो हमने तो फिर पहले से ही ये था कि अगर राजनीति में हम राजनीति किसी पार्टी की करेंगे तो केवल कांग्रेस पार्टी करेंगे जी। और 1977 में जब मैं फर्स्ट ईयर में बीकॉम ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया भगत सिंह कॉलेज में, सबसे पहले जाकर मैंने NSUI ज्वाइन करी। ये क्या होती है बाबूजी, ये भी बताओ। NSUI हमारी जो कांग्रेस की छात्र इकाई है, जिसे हमें कांग्रेस की पहली CD बोलते हैं जी। तो ये ज्वाइन करनी जरूरी है बाबूजी? ज्वाइन एक ऑफिशियल, फिर वो मेंबर हो जाते हैं ना जी। अच्छा अच्छा अच्छा। NSUI के हम बहुत एक सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हमने काम किया जी। और 1978 की बात एक यहाँ हो गया था, बहुत बड़ा कांड हुआ दिल्ली के अंदर जी। 2 बच्चे थे, संजय चोपड़ा और गीता चोपड़ा। जी। अपर रिज रोड पर रंगा और बिल्ला नाम के 2 बदमाश थे, उन बच्चों को उठा कर ले गए और उनका कत्ल कर दिया। अच्छा। पूरे देश का में हड़कंप मच गया। उस समय केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी उनकी सरकार में विदेश मंत्री थे,
चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री थे। हम सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स जितने भर भी थे सब एकजुट हो गए, क्योंकि वो एक ऐसी घटना थी उससे पूरा देश हिल गया। बिल्कुल जी। सारे हम NSUI के जितने भी कार्यकर्ता थे सब ने एकजुट होकर ये ठान लिया कि अब हम पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को जो स्ट्राइक की कॉल करते हैं, और जब तक रंगा बिल्ला को अरेस्ट करके फांसी की सजा के लिए नहीं तैयार, उनके खिलाफ फांसी की सजा के नहीं सारे वो सबूत इकट्ठे किए जाते, तब तक हम ये अपना आंदोलन चालू रखेंगे। वोट क्लब पर हमने बहुत भारी वहाँ एक रैली करी जी। पूरी दिल्ली के छात्र, पूरे दिल्ली के जितने भी युवा वर्ग था सब इकट्ठा हुआ। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे जी। वो वहाँ स्टूडेंट्स के बीच में आए, उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन तभी एक ऐसी घटना घटी कि उससे और भी ज़्यादा हड़कंप मच गया। लेकिन सरकार इतने दबाव में आ गई कि उसी समय उनको रंगा बिल्ला को अरेस्ट करना पड़ा और बहुत जल्दी उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो ये ऐसी कई चीजें हैं। और ये जो आंदोलन NSUI जी कितने दिन चला था बाबूजी आपका? ये कई दिन तक आंदोलन चला, ये 1-1.5 उसे हफ्ते पूरा पूरा देश हिल गया था। एक इतनी मार्मिक वो दुर्घटना थी कि पूरा देश उससे एक तरह से आप ये समझिए कि पूरा सब कुछ ही सबकी सांसें जैसे रुक जाती है। आपके इस तरह के जरिए माहौल हो आज गए ये थे। बात हमें भी नहीं पता थी, हमारे जितनी भी जनता देख रही है, जी। क्योंकि ये चीज ना दबी पड़ी है बाबूजी, जी। कोई नहीं बताता, सब अपने में मगन हो जाते हैं आजकल, जी। अपने आप के लिए सोचते, दुनिया अपनी ही हो गई अब कि भाई मैं अपना ही सोचूंगा। पर ये बातें आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या हुआ था। अब जो हम जान रहे हैं, हमें भी ऐसा लग रहा है कि उस टाइम जो आप चीजें बता रहे हो कि इतनी इतनी घटनाएं भी हुई थी। जी जी बाबूजी। उसके बाद कॉलेज में हम जैसे पास आउट हुए, आगे की पढ़ाई भी हम जारी अपनी ऐसे रखते रहे जी। और अपना कांग्रेस का काम भी करते रहे। काफ़ी टाइम तक NSUI में काम देखा हमने कांग्रेस का। उसके बाद फिर जिम्मेदारी हमने यूथ कांग्रेस की संभाली। यूथ कांग्रेस की अपने ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, दिल्ली प्रदेश लेवल तक, दिल्ली प्रदेश का भी मैं महामंत्री रहा अच्छा यूथ जी। कांग्रेस में। जी। फिर हमारी कांग्रेस की जैसे दूसरी इकाई है किसान कांग्रेस है, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग कांग्रेस का था, उसमें भी दिल्ली स्टेट लेवल पे मैंने काम किया। हमारा कांग्रेस सेवा दल है जो हमारा फ्रंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी मैंने बहुत लंबे समय तक सेवा दल के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में और बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ दिल्ली के अंदर काम किया। मेन कांग्रेस में जब हमें जिम्मेदारियां दी गई तो सबसे पहले तो मुझे, हमारा पहले मेहरौली ब्लॉक होता था, हमारी विधानसभा भी मेहरौली होती थी और बहुत बड़ा हमारा ब्लॉक होता था मेहरौली। मेहरौली ब्लॉक का मुझे कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष बनाया। कौन से उसकी बात कर रहे हो बाबूजी? ये कब हुआ था ऐसा? ये 94 की बात है जी। अध्यक्ष साहब 94 में? 94 में पहली बार आपको मौका मिला वहां से अध्यक्ष बनने का? उससे पहले तो पार्टी में और जो दूसरी जिम्मेदारियां थी वो आप संभाल रहे थे। लेकिन पार्टी ने फिर ये सोचा कि यहाँ ब्लॉक को मजबूत करने के लिए ये जिम्मेदारी मुझे दी जाए जी। तो मैंने बिल्कुल पूरे तरीके से उस जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया जी। और पार्टी को मजबूत करने के लिए चाहे हमारे संगठन के चुनाव हो और चाहे हमारा जो हमारे प्रॉपर चुनाव होते हैं, चाहे लोकसभा का हो, विधानसभा का हो, कॉरपोरेशन का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो या हमारे डूसू इलेक्शन रहे हो जी। सब में हमने अपना पूरा योगदान पार्टी के लिए पूरी ईमानदारी के साथ दिया। ब्लॉक अध्यक्ष के बाद कई साल तक मैं, बहुत लंबे समय तक मैं ब्लॉक का अध्यक्ष रहा जी। पहली बार सन 1998 में जी। मैंने कांग्रेस पार्टी से मेहरौली विधानसभा से टिकट के लिए अप्लाई किया। एमएलए का कांग्रेस का आपको टिकट 1998 में मिला? मैंने अप्लाई किया। अच्छा, और आपने वो भी अप्लाई सारे किया? कार्यकर्ताओं की डिमांड के ऊपर ये। अच्छा। और मेरी पार्टी ने इतना सम्मान मुझे उस वक्त दिया। शीला दीक्षित जी हमारी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष होती थी,
सज्जन कुमार जी हमारे जो पूर्व सांसद, आदरणीय राजेश पायलट जी भी आज हमारे बीच नहीं है। नहीं है जी। लेकिन उस समय कितने बड़े बड़े और कितने वजनदार हमारे लीडर होते थे। सबकी ये इच्छा थी कि यहाँ से महरौली विधानसभा से विधानसभा का चुनाव कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मैं लड़ूं। जी। और जब पार्टी का आदेश हुआ तो 1998 में सीईसी जो हमारी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी कांग्रेस की होती है जी। सबसे पहले मेरा नाम उसमें उम्मीदवार के तौर पर उस सूची में आ गया। ठीक। और मैं यहाँ से मुझे टिकट मिला। ठीक है। पहली बार 1998 में। 98 में। लेकिन दुर्भाग्यवश कोई बात नहीं, ये सब चलता है पार्टियों में। हो सकता है कि मेरे से काबिल कोई दूसरा रहा हो, मुझे मौका नहीं मिल के किसी दूसरे का। पर टिकट तो कंफर्म हो गई थी बाबूजी, नहीं हुई थी? टिकट मेरी कंफर्म हो गई थी, मैं तो नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा था। तो इस बीच फिर ऐसा क्या हुआ बाबूजी? इस बीच पे थोड़ा सा इस पे कोई बताओ। बात नहीं जी, पार्टी का आदेश है। वो शर्मा थे भाई। अच्छा। हाँ, जिस भाई को टिकट दे दिया पार्टी ने, हम बिल्कुल पूरे तरीके से अच्छा पार्टी बाबूजी, के एक साथ और इसमें मैं थोड़ी सी बात जानना चाहूंगा। हम तो आपके आगे बहुत ही छोटे हैं। ऐसा भी हो जाता है पार्टियों में कि भाई अगर मेरे को बोल दिया कि भाई पम्मी नंबरदार जी आपका टिकट फाइनल है, उसके बाद भी चेंजेस हो जाते हैं? तो नंबरदार साहब, जब तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हो जाता हाँ। तब तक ये पार्टियों के अपने पूरे अधिकार में रहता है कि भाई वो अपना वही का वही टिकट रखें, किसी और को चेंज करे, वो बातें अलग की हो गई। ठीक। लेकिन उसके बावजूद भी हमने तो अपनी पार्टी में अपना काम करते रहे। और जैसे ही 1998 में हमारी सरकार आई जी। श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री बनी। और श्रीमती शीला दीक्षित की सरकार में ही मुझे दिल्ली गवर्नमेंट के एक बहुत अहम विभाग में APFMC एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्लावर मार्केट कमेटी का एज ए चेयरमैन मुझे यहाँ मौका मिला। कौन से सन की आते बात उन्होंने कर रहे हैं? ये 99 की बात है। 99 में आप चेयरमैन बन गए? जी। 98 में तो सरकार ही हमारी आई थी। तो बाबूजी ये जो हमारा चेयरमैन साहब नाम पड़ा है, जो सब चेयरमैन तो ये चेयरमैन साहब वहीं से है? वहीं से है जी। जी। और मुझे एक ऐसा विभाग दिया गया कि उस विभाग को पहले कोई जानता भी नहीं था जी। लेकिन मैंने सरकार का मुझे और हमारी जो मुखिया है श्रीमती शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री जी थी और हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर थे, उन सब का मेरे ऊपर विशेष एक आशीर्वाद रहता जी। और उनके सहयोग से, उनके निर्देशानुसार मैंने उस विभाग के अंदर ऐसे काम करके दिखाए कि अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस है। जो एक ऐसा विभाग था जिसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं था, और फिर उसको ऐसे शिखर पर पहुंचा दिया। गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा, लोगों को रोजगार मिले, और उसके साथ साथ वो विभाग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण दिल्ली का हो गया कि सब ये आज भी वो विभाग, जब कहीं कोई बात आती है ना, हमको तो अब बहुत लंबा टाइम हो गया वहाँ से, जी जी जी, लेकिन आज भी जब वहाँ की बात आती है उस डिपार्टमेंट की, तो लोग आज भी उसको हमारे नाम से पुकारते हैं। तो हम तो अपनी ऐसी छाप वहाँ छोड़ के आए हैं और पूरी तरीके से कामयाबी की छाप। हाँ, तो एक ये जैसे अब चेयरमैन साहब हैं, जैसे चेयरमैन एक नाम है बाबूजी, जैसे एमएलए है, सांसद है, चेयरमैन का थोड़ा सा आज के यूथ को समझाओ, चेयरमैन के अंडर क्या क्या काम आते हैं? देखो, चेयरमैन तो किसी भी डिपार्टमेंट का, मान लिया कोई विभाग है जी, कोई संस्था है, या और कोई दूसरी ऐसी चीजें हैं जिनके अंडर बहुत सारी जो सारा एक सेटअप आता है, लेकिन उसका जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, उसका जो सुप्रीम उस डिपार्टमेंट का है, तो वो चेयरमैन होता है ये। और चेयरमैन की बहुत बड़ी पावर भी होती है जी। चेयरमैन उस विभाग में, आप ये समझिए कि वैसे तो कमेटी होती है पूरी, अपनी कमेटी को पूरे तरीके से एक परिवार के रूप में चलाकर, उनका विश्वास जीतकर ऐसे काम करता है जिससे कि बहुत सारे जनहित के जो मामले जुड़े होते हैं और जनता की भलाई के लिए जी निर्णय लेने में चेयरमैन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है।
और उस सारे विभाग को कंट्रोल करना, उस सारे विभाग को चलाना, और उस विभाग का पूरा मुखिया चेयरमैन हो गया। जब आप ये चेयरमैन बने उस टाइम, मतलब उसके बाद आपने ये सारे काम किए और एक उस पद को, ओहदे को आप ऊपर लेके आए, चेयरमैन जी मैंने वाला। जैसे ही मुझे जिम्मेदारी मिली, हाँ जी। मैंने देखा वहां उस वक्त से पहले बीजेपी की सरकार दिल्ली में थी, हाँ जी। और बीजेपी की सरकार दिल्ली में रहते हुए उस विभाग में भी कुछ हुआ नहीं था। मैंने तो उस विभाग में पूरी मेहनत करके, मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे ऊपर भरोसा किया, मैंने तो उनका अपना जो सबसे बेहतरीन काम होता है वो करके दिखा के उनको उस विभाग को ऊपर लाने में बहुत आपने बहुत उन बड़ी पर मेहनत करी, भरोसा और ज्यादा भरोसा और ज्यादा भरोसा कर दिया वो काम करवा के। तो इसमें एक बार फिर बाबूजी 2003 में आपको फिर मौका मिला जी। उस 2003 पे थोड़ी सी आप टिप्पणी डालो। 2003 में भी हमारी वही महरौली विधानसभा होती थी, छतरपुर तो 2008 में अस्तित्व में आई है। 2003 में मुझे दोबारा से फिर मौका मिला, ठीक है। और 2003 में भी सबसे पहले मेरी ही टिकट अनाउंस हुई जी। मुझे टिकट मिला, मैंने अपने चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर ली, लेकिन उस समय भी भाग्य मेरा साथ नहीं दे पाया, और दुर्भाग्य से 2003 में भी वो टिकट मेरे हाथ से चला गया। उस समय भी मुझे चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। 2 बार अब ये हो चुका ये था हो बाबूजी। चुका, लेकिन जो जिम्मेदारी मेरे पार्टी हाईकमान ने लगाई मेरी, मैंने अपनी जिम्मेदारी के साथ अपनी पार्टी के लिए काम किया हमेशा। 2003 के बाद जब दोबारा मौका नहीं मिला बाबूजी, उसके बाद फिर आपको जिम्मेदारियां क्या क्या दी गई दोबारा? नहीं, उसके बाद मुख्यमंत्री जी मेरे ऊपर बहुत भरोसा करते थे। इसके साथ साथ चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे एजुकेशन का मामला हो, मुझे और एक डिपार्टमेंट में ही तक ही सीमित नहीं रखा, मुझे और जगह जगह और दूसरी जिम्मेदारियां भी उन्होंने दी, और उन जिम्मेदारियों को भी मैंने पूरी ईमानदारी के साथ निभाया। उसके बाद 2007 का चुनाव आ गया जी। दिल्ली नगर निगम का। पार्टी का आदेश हुआ कि मैं वो चुनाव लड़ूं, मैं लड़ा, लेकिन कई इस तरह के वहां हालात पैदा कर दिए गए जी। जो लोग आज आप देख रहे हैं, आज ही के मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, जी। जो हमारे यहाँ छतरपुर विधानसभा में, चाहे वो किसी भी पार्टी का कोई भी लीडर हो, उस समय भी यही सारा चक्रव्यूह मेरे सामने था। बहुत थोड़े से चंद वोटों से आप ये समझिए कि मैं चुनाव हारा नहीं था, नैतिक मेरी जीत हुई थी, लेकिन आंकड़ों से वो मुझे घेरने में कामयाब हो गए थे। लेकिन मुझे उसका भी कोई अफसोस नहीं। मैं ये चाहता था कि एक बार अगर मैं चुनावी राजनीति में जीत कर आऊं तो लोगों की बेहतर तरीके से सेवा कर सकूं। हालांकि मैंने तो शुरू से ही विधानसभा के लिए अपने आप को तैयार किया था, चाहे पहले हमारी महरौली विधानसभा रही हो और चाहे आज छतरपुर विधानसभा है। लेकिन हालात ऐसे बनते चले गए कि मुझे कॉरपोरेशन का चुनाव भी लड़ना पड़ा। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब चलता है। मन के अंदर जो एक टीस थी जी। कि मैं जनता की सेवा बेहतर तरीके से कर सकूं, और बेहतर तरीके से सेवा वो तभी हो सकती थी जब जनता का मैं विश्वास जीतकर उनके मत से मुझे कामयाबियां मिलती, मैं यहाँ का चुनाव रिप्रेजेंटेटिव होता तो उनकी बेहतर तरीके से मैं सेवा कर सकता था। जी जी जी। हालांकि सेवा करने में मैंने तब भी कोई कमी नहीं छोड़ी। मैंने अपने आप को हमेशा जन सेवा के कामों में बिजी रखा, और जो काम चुने हुए प्रतिनिधि भी नहीं कर पाते थे, वो काम भी उस समय हमारी सरकार होती थी, शीला दीक्षित जी हमारी मुख्यमंत्री होती थी, और हमारे और जितने भी मंत्रीगण होते थे, जिनसे भी संबंधित कोई भी काम जनता का मेरे पूरे क्षेत्र की होता था, मैं सबको साथ लेकर जाता था और जनहित के काम करा के ही लाता था। तो ऐसे प्रयास में हमेशा से ही करता रहा। तो 2 बार टिकट मिलने से रह गई। उसके बाद फिर एक और दोबारा मोड़ आया 2016 में। जी। 2016 में फिर आपकी टिकट किसी ने काट दी, हमने सुनने में आई थी, क्योंकि तब हम बड़े हो रहे थे धीरे धीरे। उस पर भी थोड़ी टिप्पणी डालें बाबूजी। मुझे उस चीज का भी कोई अफसोस नहीं।
ठीक है, पार्टी में चलते हैं, जो पार्टी का फैसला वो सर माथे पे, जी। लेकिन यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग इकट्ठा हो गए मेरे पास आके में, और सब ये कहने लगे कि आपको ये चुनाव जरूर लड़ना पड़ेगा 2016 वाला। 2016 का। जी। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं कर सकता भाई, मैं तो कांग्रेस से हूँ, हाँ जी। और कांग्रेस के खिलाफ मैं कभी जीवन में जा भी नहीं सकता। बोले नहीं जी, ये जो फैसला है, इस फैसले पर यह पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए था, और अगर ये टिकट आज आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, हाँ जी। जिस तरीके से वो टिकट 2016 में दिया गया, और लोग मेरे से सभी कहने लगे कि अगर आज आप चुनाव नहीं लड़ते हैं तो ये सीट बीजेपी को चली जाएगी, और क्योंकि आप कांग्रेसी हैं, या तो आप चुनाव लड़िए, और चुनाव लड़के ये सीट फिर कांग्रेस की झोली में चली जाएगी। उससे आपको थोड़ा सा ये बेनिफिट होगा कि चलो मैंने अपनी पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया, स्ट्रॉन्ग कर दिया। बिल्कुल। मैंने लोगों को समझाने की कोशिश करी कि नहीं, कोई बात नहीं, जिसको टिकट मिल गई आप उसी को मजबूत करें। लेकिन क्षेत्र के सभी लोग इकट्ठा होकर कहने लगे कि आप अब एक काम करें, केवल नॉमिनेशन आप फाइल कर दीजिए, और बाकी सारा चुनाव हम अपने आप लड़ेंगे। भाई वोट तो लोगों के पास ही होती है जी, कोई बात नहीं, चुनाव लड़े, लोगों का कहना मानना पड़ा। हाँ जी। लेकिन मैंने हम अब उस चुनाव में भी अपनी पार्टी को सर्वोपरि रखा जी। और कांग्रेस की नीतियों के तहत ही वो चुनाव लड़ा, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो एक तरफा पब्लिक ने चुनाव जिता दिया जी। और वो सीट कांग्रेस की झोली में जीत कर मैंने अपनी पार्टी के लिए, अपनी पार्टी को फिर भी मैंने अपना झंडा ऊंचा रखा। जी जी जी। कि भाई मैं कांग्रेसी हूं, और किसी भी हालत में मैं अपनी पार्टी का जो कमजोरी नहीं देख सकता। मुझे तो हमेशा अपनी पार्टी का झंडा ऊंचा रखना है जी, अपनी कांग्रेस को मजबूत रखना है। इसमें एक बाबूजी ये निर्दलीय वाले जो आप लड़े थे जी, जो अब इसका निर्दलीय का भी इनको बहुत सारे लोगों को नहीं मतलब पता, इसका और बताओ। निर्दलीय का मतलब ये था जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि पार्टी का सिंबल मेरे पास नहीं था। अगर पार्टी का सिंबल मेरे पास होता तो फिर निर्दलीय आप नहीं कह सकते, मेरे तो अपना दल है। लेकिन वो पार्टी का सिंबल मेरे पास नहीं था और मुझे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो चुनाव लड़ना पड़ा था। तो आज तक मुझे नहीं लग रहा कोई निर्दलीय खड़ा हुआ और अपने उस पे बलबूते पे जीता हो आज तक के इतिहास में, अगर कोई हो तो। नहीं, ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस क्षेत्र की जनता ने जी, और इस क्षेत्र की जनता का मैं विशेष तौर पर आभार व्यक्त करूंगा कि ऐसे इलाके के अंदर, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि दिल्ली की क्या पूरे देश की नज़र इस क्षेत्र के ऊपर रहती है। जी 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 बिल्कुल। और यहाँ की जनता ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भी मुझे जिताया है। और वो जीत मैंने फिर अपनी पार्टी को समर्पित करी है जी। जाकर मैंने अपनी अध्यक्षा जी को वो सौंपी है जी कि आपके आशीर्वाद से मैं चुनाव जीता हूँ, क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से चुनाव जीता हूँ, और ये जीत ये कांग्रेस की जीत है, ये जीत श्रीमती सोनिया गांधी जी की, हमारे तमाम कांग्रेस की जीत है। आपकी पूरी लाइफ बाबूजी दुनिया की सेवा करने में निकल गई, पर एक खलन दिल में फिर भी रहता है कि हमें कभी उस पद का जिसका हमने सोचा था वो कभी क्यों नहीं मिल पाया। कोई विचार दिल में आता हो, कभी बैठ के आप सोचते हो कि यार पूरी जिंदगी मेरी सेवा में निकल गई, पर और अभी भी कोई अगर आसार है कि आगे चुनाव होंगे, उसमें टिकट कंफर्म होगा, कोई दिल की बात कभी तो उठती होगी दिल दिमाग में। देखिए, हमारा तो केवल एक ही लक्ष्य है, सेवा भाव जी। कोई चीज मिले तब भी सेवा, नहीं मिले तब भी सेवा। जिस भाव से हम सेवा जनता की करते चले आए आज तक, उसी भाव से हमेशा करते रहेंगे। लेकिन मन में इतनी बात जरूर रहती है कि जो ताकत एक चुने हुए प्रतिनिधि के तौर पर जनता की सेवा करने के लिए होती है जी, वो ताकत अभी तक हमें नहीं मिल पाई है एज ए एमएलए। जबकि इतने लंबे समय से मैंने तो आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैंने तो विधानसभा की
राजनीति करी है। जी। कॉरपोरेशन का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कॉरपोरेशन का भी चुनाव लड़ना पड़ सकता है। और मन में यही बात केवल रहती है, और इसी बात को लेकर मैं दुख महसूस नहीं करता इस चीज़ का, लेकिन ये एक सोचनीय जरूर हो जाती है कि मुझे अगर एक बार मौका मिल जाए तो इस क्षेत्र को चमकाने के लिए, इस इलाके में काम करने के लिए, जो मेरा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। अपने दिल की बात आप बोलो अब सारी। ये कोई अतिशोक्ति नहीं है। कभी आप ये समझे कि मैं कोई बड़ा चढ़ा के बात कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच्चाई कह रहा हूं। हमारा सबसे पिछड़ा हुआ इलाका है, चाहे आप एजुकेशन के मामले में देख लीजिए, आप हेल्थ के मामले में देख लीजिए, आप यहाँ की सड़कों के मामले में देख लीजिए, यहाँ रोजगार के मामले में देख लीजिए, यहाँ युवाओं के मामले में आप देख लीजिए, यहाँ महिला उत्पीड़न के मामले में देख लीजिए। ये सबसे पिछड़ा हुआ अगर इलाका है तो हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र है। और ऐसी एक नहीं, मैं आपको अनेक इसके एग्जाम्पल दे। जी जी बताओ भाई साहब। अब आप देख लीजिए जी, हमारे क्षेत्र के अंदर गिने चुने स्कूल हैं। आया नगर गांव है हमारा जी, ये हमारा सबसे पुराना स्कूल यहाँ होता था, हायर सेकेंडरी स्कूल। और कभी यहाँ साइंस होती थी, बीच में से साइंस भी चली गई। और लेकिन स्कूल जितनी जगह में उस वक्त था वो ये जब उस समय तो हमारा एक आया नगर गांव था। आज आया नगर से 10-20 गुना बड़ी तो कॉलोनी भी हो चुकी है। आबादी का इतना ज़्यादा दबाव हो चुका है, कई लाख की जनसंख्या यहाँ निवास करती है आज आया नगर के अंदर ये। बिल्कुल बिल्कुल। और बर्डन सारे एक स्कूल के ऊपर, और वो स्कूल भी वही हम भी जो कांग्रेस के समय से होता था, उसी समय से वो स्कूल है। हमारे घिटोरनी गांव में वहाँ भी एक पुराना स्कूल था कांग्रेस के टाइम, वो भी आज वहीं का वही है। यह हमारा लगा लीजिए छतरपुर जी, फतेहपुर बेरी स्कूल 1972 में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो पहले मिडिल स्कूल होता था 8 तक, और 72 में अपग्रेड होकर वो हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ जी। उसके बाद प्रयास करके हमने वहाँ एक और गर्ल्स के लिए अलग से स्कूल बनवाया, सब कांग्रेस के शासनकाल में। अदरवाइज तो हमारे पूरे इलाके के अंदर कहीं और कोई स्कूल था ही नहीं थे, यही थे। आज आप देख लीजिए, मैं आपको नाम गिनवाऊंगा जी। हमारा भाटी गांव है, भाटी कला, हमारे 2 गांव है, भाटी कला और भाटी खुर्द जी। आज से 50-60 साल पहले भी 2 गांवों के बीच में केवल एक प्राइमरी स्कूल होता था। अच्छा। आज भी एक ही प्राइमरी स्कूल है। जमाना कहां से कहां चल पहुंच गया, गांव की आबादी कितनी बढ़ गई। भाटी कला गांव में केवल प्राइमरी तक के स्कूल है, और भाटी खुर्द गांव में 1 क्लास तक, एक जमात तक स्कूल नहीं, आज भी नहीं है। आप सोचिए, ये दिल्ली है। और एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूं, हमारा चांदनहुला गांव है जी। चांदनहुला गांव के अंदर अंग्रेजों के समय में, आजादी से पहले, एक 5वीं क्लास का स्कूल होता था। आज भी वो 5वीं क्लास तक है। तब से अब तक और आबादी आप देखें कितनी भारी बढ़ चुकी है जी। सारा लोड पूरे इलाके का फतेहपुर बेरी स्कूल के ऊपर। एडमिशन के लिए कितना परेशान लोग होते हैं, बच्चों को कितनी परेशानियां होती हैं, बहन बेटियां वो सब पैदल, चाहे वो सतबड़ी से जाएं फतेहपुर, चांदनहुला से फतेहपुर जाएं, बांसगांव से फतेहपुर जाएं, तो ये बहुत भारी दिक्कतें हैं जी। आखिर क्यों नहीं? ये कहाँ गए जनप्रतिनिधि, क्या किया है इन लोगों ने? उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ, खरक गांव है, खरक गांव में बहुत बड़ी आबादी हो गई, वहाँ स्कूल है ही नहीं, नाम के लिए भी स्कूल नहीं है। अच्छा, है ही नहीं स्कूल, वहाँ स्कूल नहीं है। उसके बाद आप चलिए सौरपुर जी, वहाँ स्कूल है ही नहीं, आज भी नहीं स्कूल। अंबेडकर कॉलोनी स्कूल है ही नहीं। सतबड़ी गांव इतनी बड़ी आबादी हो गई, वहाँ पिछले 50 साल की तो हमें या 40 साल की से तो वहाँ जो देखते आ रहे हैं कि वो केवल वहाँ एक प्राइमरी स्कूल है। वहाँ भी कोई ये नहीं कहीं मिडिल करते, सेकेंडरी करते, हर और सीनियर सेकेंडरी कुछ तो करना चाहिए था। अब राजपुर गांव में
राजपुर गांव की आबादी लाखों में है, केवल एक प्राइमरी स्कूल है। इसी तरह हमारे और दूसरे जो गांव है, आप मंगलापुरी को देख लीजिए, हमारे भी सुल्तानपुर को देख लीजिए। हाँ, सुल्तानपुर में भी कांग्रेस के शासनकाल में एक स्कूल खुला था, और वही है वो स्कूल है। मंगलापुरी में आप देख लीजिए, कुछ भी नहीं। यानी ये आप जब बेसिक आपकी एजुकेशन की नींव जो है वो कमजोर रह जाएगी, तो आप देश के, अपने इलाके के भविष्य का कैसे आप अच्छा सोच सकते हैं? कभी नहीं। मैं समझता हूँ कि देखो, एजुकेशन तो मस्ट है, बिल्कुल बिल्कुल। अगर शिक्षा नहीं है तो आप ये बताइए कि आगे वो बच्चे हमारे जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो अपने जीवन में क्या कामयाबी वो कर पाएंगे। इसी तरह मैं आपको बता दूं, एक हमारा फतेहपुर बेरी में डिग्री कॉलेज खोला जाना था। दिल्ली विश्वविद्यालय को 80 बीघा जमीन दे दी गई, गांव की ग्राम सभा की। ग्राम सभा की जमीन जो कि पूरे गांव की शामलात जमीन थी, और वो इसीलिए दी गई कि भाई यहाँ पर एक कॉलेज बनेगा, उसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कामयाब होंगे। आज वो वहीं का वहीं काम पड़ा हुआ है, नहीं हुआ पूरा, वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। बोर्ड लगा दिए भाई, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज फतेहपुर बेरी, और बाकी आगे कहीं कुछ भी नहीं। बाबूजी एक बार रुको। आज एक और एजुकेशन, मेरी एक और बात हाँ, पूरी आप होने बताओ, दीजिए। फिर मेरे दिल में बहुत एक अच्छी चीज आ रही है। हमारे जौनापुर गांव के अंदर जी, एक सिंगापुर के सहयोग से स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी यहाँ खोली जानी थी, जो इधर आने वाले, इधर जहाँ जे कीकर वीकर है, सारी कीकर वीकर और जहाँ कूड़े के ढेर भी लगे हुए हैं। हाँ जी, ढेर लगे हुए हैं। हाँ, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में विशेष तौर पर इस यूनिवर्सिटी को लाने के लिए बहुत मेहनत करी थी, और वो सिंगापुर से के सहयोग से वो बननी थी। जी 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 जी। और वो यूनिवर्सिटी बन जाती, उसमें हमारे अपने इलाके के बहुत सारे बच्चे वहाँ पढ़ते, कोर्स करते, वहाँ से दक्ष होकर वो निकलते, तो उन्हें आगे रोजगार मिलते, अच्छी जगह वो सेटल होते, आगे वो परिवार भी बढ़ते जी, और इलाके की तरक्की भी होती। लोगों को जो और ऐसे ग्रामवासी हैं, चाहे हमारा जौनापुर हो, मांडी गांव हो, आय नगर हो, आसपास लगते हैं, तो वहाँ रोजगार के और साधन भी बढ़ते। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो उसके ऊपर जो यूनिवर्सिटी के लिए उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च भी कर दी, हाँ, खर्च चार दीवारी भी कर दी गई। जी जी। और बाद में केजरीवाल साहब जो आज ये ढोल पीटते हैं कि भाई एजुकेशन के मामले में मैंने तो ये इतने स्कूल खोल दिए, इतने कॉलेज खोल दिए, कोई गिनवाए तो सही, किसी एक कॉलेज का नाम गिनवा दें, कहीं खोला हो स्कूल, बताए तो सही। मेरी विधानसभा में तो एक भी स्कूल आज तक खुला नहीं बना। किसी स्कूल के अंदर अगर आप, जहाँ 50 कमरे बने हुए पहले से स्कूल के, उनमें आप 4 कमरे और ऊपर छत पे आप चढ़ा देंगे, या कहीं को पोटा केबिन बनवा दी, तो वो स्कूल बन गए क्या? उसको नया स्कूल बताइए ना, कितने खोले हैं? कुछ नहीं हुआ। उसके साथ साथ हमारे साथ सबसे बड़ा अन्याय ये हुआ कि जो हमारी स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जो जौनापुर गांव के अंदर खोली जानी थी, उसको भी वहां ऑब्जेक्शन ये लगा के कि भाई ये तो रिजलैंड में, हाँ, रिजलैंड लगा के एक और कोई एनजीओ का कोई पंगा खड़ा कर दिया, और वो काम आज भी ऐसा कैसे अधूरा पड़ा हुआ है, रुक गए। ये बहुत शर्मनाक बात है हमारे इलाके के लिए, तो ये बहुत बुरी बात है। जिनके और मुझे पास, बहुत पीड़ा है इस बात की। जिनके पास बाबूजी टाइम है, वक्त है करने का, वो नहीं करते। इसी पे ना मुझे एक और आपकी बात याद आ गई। भाटी माइंस में आपने अपनी जेब से पैसे लगा दिए, रोडें बनवा दी। जिनके पास है, वक्त है, टाइम है, सब कुछ है, वो नहीं करवा रहे। भाटी माइंस आपने चमका दिया। देखिए जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ जी, मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ और मेरे मन में वो टेस है सेवा भाव की जी। मैं जब तक जिंदा हूँ जितनी सेवा जहां मेरे से बन सकती है मैं उतना करने की कोशिश करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, ईमानदारी से। अभी वो बात रह गई जो मैंने हेल्थ के बारे में भी आपको बताई। जी जी। मैं बड़े दुख के साथ कहता हूँ जी, आज हमारे पूरे इलाके के अंदर आप देख लीजिए,
जितनी भी हमारी छतरपुर विधानसभा के जितने गांव है, कॉलोनीज है, पूरा हमारा विधानसभा क्षेत्र, यहाँ कोई ढंग का हॉस्पिटल नहीं है जी। एक प्राइमरी हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर है जो हॉस्पिटल एक फतेहपुर बेरी में, हाँ और वो हॉस्पिटल भी कैसे बनवाया गया वो भी मैं आपको बता दूं। जी एक बार महाशय रतिराम जी जो हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष होते थे ब्लॉक के, फतेहपुर बेरी से बड़े सम्मानित हमारे, और महाशय मंगतराम जी जौनापुर गांव से, बाबा मामचंद और बहुत सारे हमारे जो पुराने कांग्रेसी थे, इन सब ने मिलकर एक बार, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे जी, और एक बहुत बड़ा ट्रैक्टर, वो ट्रैक्टर हमने भी देखा था, बेलारूस ट्रैक्टर बोलते थे उसे। अच्छा तो उस ट्रैक्टर की वो लॉन्चिंग थी। अच्छा उस ट्रैक्टर की लॉन्चिंग करने के लिए प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू आए, सब लोग इकट्ठा हुए। जी हमें वो बातें याद नहीं है, लेकिन महाशय जी हमें बताते थे। तो महाशय जी हमें बताते थे कि प्रधानमंत्री जी आकर वहां खड़े हो गए, ट्रैक्टर पे बैठे और ट्रैक्टर वहां खेत में घुमा दिया, सबने ताली बजा दी, चलो हो गई लॉन्चिंग, बहुत अच्छा हुआ। वहां लाकर एक तख्त पहले डाल दिया गया था, प्रधानमंत्री उस तख्त पे खड़े हो गए और भाषण देने लगे। बहुत खुश हुए, पूरा इलाका इकट्ठा था। बोले तो बहुत आपने मेरा मान किया, सम्मान किया, और हर तरीके से मुझे तो इतनी खुशी है, और इतना अच्छा गांव है, मैं तो यहाँ के आज बहुत खुश हुआ हूँ आप सबका इतना अभिवादन देखते हुए। आप ये बताओ यहाँ इस इलाके के अंदर दिक्कत किस चीज़ की है? महाशय रतिराम जी बोले कि दिक्कत यहाँ और तो ऐसी जो भी है वो हम सब झेल लेते हैं, लेकिन हमें तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि यहाँ अगर कोई बीमार हो जाए तो क्या हॉस्पिटल ही नहीं है, कहीं को डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं है, शहर तो बहुत दूर है यहाँ से। नेहरू जी बोले फिर बताओ क्या चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए? महाशय जी बोले अजी आप दे देंगे हॉस्पिटल तो बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। नेहरू जी ने उसी टाइम आदेश कर दिया कि ठीक है, फतेहपुर बेरी में अब हम एक हॉस्पिटल बना देते हैं। तो ये जो आज हॉस्पिटल फतेहपुर बेरी में है, ये नेहरू जी की देन है। अच्छा। और ये हॉस्पिटल जब बनकर तैयार हो गई, हॉस्पिटल का उद्घाटन भी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया था, सन 1962 में, 62 में जी। 1962 में श्रीमती इंदिरा गांधी आई और उन्होंने उस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। और उस समय यहाँ बेड भी होते थे। आसपास के पूरे इलाके ने बड़ी राहत महसूस करी कि भाई अच्छी बात है, हमारी हॉस्पिटल बन गया, और उसका फायदा भी लोगों को मिला। लेकिन धीरे धीरे ऐसे समय बीतता हुआ चला गया, और जैसे ही कांग्रेस के हाथ से सत्ता जाती रही तो समझिए कि इलाके में दिक्कतें भी हाथ से निकलती हुई चली गई। बिल्कुल। सन 1985 में मैं आपको बताना चाहता हूं, उस समय राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे जी। हम यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के तौर पर काम करते थे। हमारे दूसरे और जितने भी सीनियर लीडर हैं उनकी लीडरशिप में हम रात दिन लगे रहते थे जी। तो उस समय जो दिल्ली में एक जच्चा बच्चा केंद्र की जगह जगह वो ज़रूरतें महसूस, और सरकार भी ये चाहती थी कि इस तरह के सेंटर रूरल एरियाज में जाकर खोले जाएं तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो वो सौभाग्य हमें यहाँ फतेहपुर बेरी हॉस्पिटल में मिला, और उसी हॉस्पिटल में जिस हॉस्पिटल की घोषणा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी, उद्घाटन श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया, और सन 1985 में 19 नवंबर को इंदिरा जी के जन्मदिन पर राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिर उस सेंटर का उद्घाटन किया वहीं फतेहपुर बेरी में जी। तो ये जो सब देन थी वो तो कांग्रेस के समय की। जब शीला जी मुख्यमंत्री थी, हम सभी लोग उनसे कहते थे कि हमारा तो इलाका बहुत इस बात से अपने आप को परेशानी में महसूस करता है कि भाई यहाँ अगर कोई बात हो जाए तो यहाँ हेल्थ के लिए कोई फैसिलिटी ऐसी नहीं है, आप कोई अच्छा हॉस्पिटल हमें दे दीजिए। शीला जी की सोच बड़ी अच्छी थी, उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया, बोले ठीक है यहाँ में एक बहुत दिल्ली का बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाएंगे,
और उन्होंने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए आदेश जारी कर दिया बनाने के लिए छतरपुर में। जमीन अलॉट करा दी, जमीन भी अलॉट हो गई, सब कुछ हो गया। मुख्यमंत्री जी ने आकर उद्घाटन कर दिया सरकारी तौर पर। जैसे शीला जी हटी मुख्यमंत्री पद से, उसके बाद आज तक एक ईंट भी वहां लगी नहीं, हॉस्पिटल का कहीं नामो निशान नहीं, और आगे भी हमें तो कोई उम्मीद है ही नहीं। तो आप ये देख लीजिए कि हेल्थ एजुकेशन हमारे क्षेत्र में एक तरह से बिल्कुल जीरो है जी। जीरो नहीं है बिल्कुल। और सबसे बड़ी दिक्कत एक और है, हमारे इस विधानसभा में मुख्यतः 4 रोड हैं। एक तो हमारा ये मेहरौली गुड़गांव रोड हो गया, गुड़गांव, मेहरौली, गुड़गांव। जिस पर हमारा गेटोरनी और आयनगर, सुल्तानपुर और मंगलापुरी हो गया। दूसरा हमारा सीडीआर चौक से, अंधेरिया मोड़ से और अपना मांडी, जौनापुर मांडी रोड हो गया। हाँ जी, हाँ जी। इस पर हमारे शुरुआत में ही आप लें तो बैक साइड से मंगलापुरी भी आ गया, सुल्तानपुर आ गया, गदाईपुर आ गया, जौनापुर आ गया, और ये हमारे जितने बापू कैंप, शांति कैंप, संभव कैंप, भीम बस्ती, और लास्ट में जाकर हमारा मांडी गांव होते हुए फिर हमारा ग्वालपाड़ी की तरफ, हरियाणा गुड़गांव की तरफ निकल गया। तीसरा हमारा रोड जो 100 फुटा से भी शुरू हो जाता है और जो छतरपुर मंदिर की तरफ से सीडीआर चौक से भी शुरू हो जाता है, और वो फतेहपुर बेरी रोड हो गया जी, जिस पे हमारा सारा छतरपुर, मैदानगढ़ी, राजपुर, सतबड़ी, अंबेडकर कॉलोनी, सौरपुर, खरक, चांदनोला, असोला, फतेहपुर बेरी, डेरा, भाटी खोद, भाटी माइंस, भाटी कला, और वो भी फिर हरियाणा निकल गए फरीदाबाद की तरफ। फरीदाबाद की तरफ 3 हो गए रोड। 3 हो गए। और चौथा रोड हमारा जो हमारा साकेत से सैदुल्ला जाब से, जो जिसे हम इग्नू रोड भी बोलते हैं, वो हमारा सैदुल्ला जाब, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स, नेब्सराय, इंदिरा एंक्लेव, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी और नेब्सराय गांव। उसके बाद इग्नू का भी बहुत भारी ट्रैफिक रहता है। इग्नू, मैदानगढ़ी, राजपुर होते हुए वो भी फिर फतेहपुर रोड में आके मिल जाता है। हमारे मुख्य विधानसभा के 4 रोड हैं, लेकिन चारों के चारों रोडों की आज आप हालत देख लीजिए। इतना जाम रहता है, इतना जाम रहता है, इतनी पब्लिक परेशान रहती है कि आए दिन रोजाना लोगों के झगड़े भी होते हैं जाम की वजह से, एक्सीडेंट भी होते हैं, और लोग बीमार अगर कोई हो जाए तो भाई उसका तो भगवान ही मालिक है कि हॉस्पिटल तक भी कोई पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच पाएगा। कई कैजुअलिटी ऐसी हो चुकी हैं, जाम लगे हुए हैं, और अपने एम्बुलेंस फंसी हुई है। बिल्कुल, कोई अपनी प्राइवेट गाड़ी में अपने किसी मरीज को लेके जा रहा है, हॉस्पिटल तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और रास्ते में उनके प्राण निकल जाते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जनप्रतिनिधियों के ही तो काम होते हैं ना। जी जी जी। सरकार से काम लेना जनप्रतिनिधि का काम होता है। जनप्रतिनिधि का अपने क्षेत्र की जनता के प्रति बहुत बड़ा दायित्व होता है, और जो जनप्रतिनिधि अपने दायित्व को निभाने में कामयाब नहीं होता, उस जनप्रतिनिधि को दोबारा वोट मांगने का अधिकार ही नहीं है। या तो कोई अपनी उपलब्धि बताए कि हमने ये काम कर दिया और ये अधूरा रह गए तो इसको आगे देख लेंगे, लेकिन पीछे जो काम किए हैं उन कामों को बताए। जनता अगर उनके कामों से संतुष्ट होती है तब तो उसके बारे में सोचे। अगर जनता की नजर में ही ये लगता है कि आपने जिस जनप्रतिनिधि को मौका दिया है उसने अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी से निभाया नहीं, तो ऐसे जनप्रतिनिधि को वोट मांगने का अधिकार भी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे इस क्षेत्र के अंदर तो मैं आपको सच्चाई बताऊं, जहां तक मुद्दे और समस्याओं की बात है, अनेक हैं। एक समस्या कहीं भी चले जाएं आप जी, बाबू जी, एक मतलब हाँ पूछे नंबरदारी। अगर बारिश होगी ना, आयनगर, मैं कह रहा हूं 6-8 घंटे के लिए बंद है जी। आज भी पानी का निकाल नहीं है। 2 घंटे अगर छोड़ो आप, 1.5 घंटे की बारिश पड़ेगी, आयनगर बंद है जी। पूरा कहीं से भी आप आयनगर से नहीं निकल सकते। पानी आज हमारे यहाँ बलका चौक से लेके और नंबरदार जी के वहां सुरेंद्र भाई है हमारे, हम इतने बड़े हो गए, आज तक हमारे टैंकर डला जी पानी का। अब एक ट्वेल लगा है सामने, उद्घाटन करके गए थे, पर इसमें भी पानी नहीं।
इतनी दुविधाएं दुविधाएं दुआएं, जबकि शासन सबके चल रहे हैं, काम कोई करने के लिए राजी नहीं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम पे बीती है जी। देखो नहीं, आपने दो चीजें कही है जी। एक तो ये कि निकलने के लिए रास्ते नहीं, नहीं और है पीने जी। के लिए पानी नहीं नहीं। है जी। पीने के लिए तो स्वच्छ पेयजल एक गिलास नहीं मिलता, और अगर 4 बूंद पड़ जाएं डूब गए जी। तो डूब गए, और वो भी गंदे पानी में। गंदे पानी से। कैसी विकट समस्या, ये अकेले एक आयनगर गांव की नहीं है। आयनगर आपने ये बलका चौक तो बता दिया, ये सारा आप ये समझिए कि एक तरह से हमारा आयनगर गांव कैद हो जाता है। कैद हो जाता है। ना तो आप उधर से निकल सकते, आप कहीं से संडे भी मार्केट निकल- में देख लीजिए, नहीं निकल सकते। संडे मार्केट में छोटे छोटे बच्चों के क्या हाल हुए हैं। दुकानदार, जो बेचारे दुकानदार अपना व्यापार करते हैं, किराया देते हैं, वो मजबूर हो गए अपनी दुकान बंद करने पे, मजबूर हो गए। और लोगों के काम धंधे ठप हो गए, दुकानदारों की दुकानदारी ठप हो गई, और जिनकी प्रॉपर्टी थी उनके किराए खत्म हो गए। जब दुकान नहीं चलेगी तो वो फिर कैसे वहां टिक पाएंगे, और कैसे वहां तक उनके यहाँ तक कोई खरीदार जा पाएगा। वहां संडे मार्केट में इतना बुरा हाल पूरे पूरे बारिश के मौसम में रहा है। ये सब दिल्ली सरकार की नाकामयाबी की वजह से जी। यहाँ की कोई प्लानिंग नहीं है। अब ये अपना लगा लीजिए, चाहे अपना ये बलका चौक है, यहाँ से लेके यही रास्ता हमारा जौनापुर की तरफ निकल जाता है, यही रास्ता हमारा 20 पॉइंट प्रोग्राम के लिए जो हमारे कॉलोनी उधर भी निकल जाता है। लेकिन यहाँ से आप पैदल भी नहीं जा सकते थे, गाड़ी वाड़ी तो बहुत दूर की बात रहेगी। और यही रास्ता अपना ये बाबा मोहल्ला देख लीजिए, यहाँ से वहां तक बाबा मोहल्ला भी सारा पानी से भरा हुआ था, वहां आगे पूरा उस मोड़ तक पूरा का पूरा जी, कहीं भी निकलने के रास्ते नहीं। और सबसे बड़ा खतरा एक और, मेन हॉल उनके सबके जो ढक्कन वो खुले हुए, किसी को ये पता नहीं कि यहाँ सड़क है या यहाँ मेन हॉल है, गड्ढा है, किसी का पैर उसमें चला गया, समझो पूरा समा गया। बाबूजी पिछले अब ही इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? पिछले ही बारिशों में एक आपने देखी भी होगी न्यूज, ब्रेजा गाड़ी थी, चकरपुर का लड़का था, बाबा मोहल्ले में से निकल रहा था, ढक्कन खुला हुआ था जी, गाड़ी, उसमें पर्चे भी लगे थे उसको दिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं तो आप। बताओ, ये तो जान में ये जो है ना, ये नंबरदार जी, हालत केवल अकेले एक हमारे आयनगर गांव की नहीं है, सबकी है जी। ये पूरे विधानसभा क्षेत्र के सब गांव की। अब तो बारिश नहीं हो रही, अब नहीं हो रही। अब देख लीजिए आप, जौनापुर और फतेहपुर का जो लिंक रोड है वो भरा पड़ा है गंदे पानी। मैं बस निकल नहीं सकते, नहीं आप निकल सकते। कई जगह ऐसे रास्ते इस विधानसभा में आज भी बता दो, जी जी जी। ऐसे जल भरा हो रहे गंदे पानी से। सरकार का जनप्रतिनिधियों किसी को कोई ध्यान नहीं है। अभी पीछे इन्हीं बारिशों में पहली बारिश हुई 26 जुलाई को, जी, और 26 जुलाई को तेज बारिश हो गई। हमारे असोला फतेहपुर बेरी गांव के बीच में से एक नाला जाता है, बरसाती नाला है और बहुत पुराना नाला है, जिसे हम खाल बोलते थे पहले। खाल बोलते थे, बिल्कुल। अब जैसे जैसे गांव की आबादी बढ़ती हुई चली गई, तो काफी आबादी उस नाले के आसपास भी बस गई जी। पहले से ही बसी हुई थी, पुराना गांव है, कोई आज की नई बात नहीं है जी। वहाँ वाल्मीकि मोहल्ला, हरिजन मोहल्ला, और पीछे से गुजर मोहल्ला भी, और पंडित मोहल्ला, ये कई मोहल्ले उसके आसपास पड़ते हैं। और पूरे पहाड़ का पानी पीछे तक आता है। अच्छा। उसी नाले में, गांव के बीचों बीच से नाला है, उसका कहीं कोई ढंग से आउटफॉल नहीं। पहले जो हमारे नेचुरल जो पानी निकासी के जो रास्ते होते थे वो सारे बंद हो गए। पहले तो अनंगपुर के ऊपर से सारा पानी असोला, फतेहपुर बेरी, और उसके बाद जौनापुर और फतेहपुर बेरी के बीच में वो सारा आके जमा हो जाता था। उसे नदी बोलते थे। बिल्कुल। और नदी में से फिर वो फतेहपुर बांध, फतेहपुर के बाद फिर मांडी बांध, और मांडी के बाद ग्वालपाड़ी बांध, ग्वालपाड़ी के बाद फिर घाटा गांव के बांध में जाता। इस तरीके से वो निकल जाता था। पानी चाहे कितना भी जमा हो जाए, लेकिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इस बार जो 26 जुलाई को पहली बारिश हुई, सुबह के टाइम में जैसे उठा, मैंने देखा कि बहुत तेज बारिश हो रही है और काफी देर से बारिश हो रही है। तो मेरे मन में एकदम से विचार आया कि वहाँ नाले के पास हमारी जो बस्ती है, हमारे बेचारे जो हरिजन भाई हैं, वाल्मीकि भाई हैं, वो किस हालत में रहे होंगे। एक बार चल के देखो तो सही, कहीं ऐसा ना हो कि वो पानी इतना आ गया हो कि लोग परेशानी में पड़ गए हों। सुबह के 6 बजे थे, मैंने गाड़ी स्टार्ट करी
और गाड़ी लेकर मैं सीधा वहां पहुंच गया। और बारिश पड़ रही थी बाबूजी। गाड़ी तो मुझे रोड पे दूर लगानी पड़ी। वहां से मैं पैदल पैदल बस्ती में गए तो देखा तो वहां कम से कम 1000 मकानों के अंदर 5 से 6 फुट पानी था। मैं उस पानी के अंदर ही घुस गया। और वहां जिस तरीके से जो हालात थे, बच्चे भूखे चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, घर वालों के सबके घर के अंदर के सामान, बिस्तर क्या, उनके लत्ते कपड़े क्या, और तो और रसोई का भी सामान सारा पानी में बहता हुआ मैंने अपनी आंखों से देखा। सिलेंडर तक भी वहाँ मैंने उसी वक्त उन लोगों की मदद के लिए पूरी कोशिश करी। और वहाँ पीछे जाकर जब तक वो, आप ये समझिए कि वो पीछे जो दीवारें आती थी जो फार्म हाउसों की, वो पंचर करके जब तक वो पानी नहीं निकल गया तब तक लोग कितनी भारी परेशानी में रहे। कई कई दिन तक वो पानी भरा, फिर दोबारा फिर बारिश आई, फिर वही हालत उन लोगों की रही। लेकिन शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई भी वहाँ जाके ये देखने नहीं गया कि भाई ये लोग किस हालत में रहे होंगे। बारिश बंद हुई उसके बाद वहाँ घरों में पानी पहले वाला, और घरों के आसपास भी काफ़ी गंदा पानी जमा था। फिर मच्छर पैदा हो गए, उसके बाद बीमारियां भी इतनी फैल गई। लेकिन फिर भी किसी का कोई नहीं झांका जाके, कोई झांका ही नहीं जाके, ये भी नहीं देखा कि भाई इन लोगों का क्या हाल रहा होगा। ये तो जो जल भराव वाली बात आप कह रहे हैं ना, वो आय नगर नहीं, वो तो पूरी विधानसभा के अंदर यही हाल रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है। आप बताइए, अगर सरकारी तौर पर जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारियों को वहन करते हुए लोगों की दिक्कतों को दूर नहीं करेंगे तो फिर क्या फायदा चुनाव? कोई फायदा नहीं जी, कोई फायदा नहीं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारा इलाका कहां से कहां पहुंच गए। बाबूजी इसी चीज में एक और चीज याद आई, हमारे नीरज भाई थे फतेहपुर से, आप जानते प्रदीप भाई, एक फोटो आपकी हमने देखी थी जी। नीरज भाई ने आपको कंधे पे बैठा रखा था और यूथ बहुत जुड़ा हुआ था। वो थोड़ा सा किस्सा बताओ, क्या था, कौन सा माहौल बना हुआ था, क्या चीज थी? देखो, बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, जो हमारे नौजवान ये भाई हैं जिनका आपने नाम लिया है जी, और कितना नीरज का नाम था, जी जी, ऐसे बच्चों का समय से पहले चले जाना ये बहुत दुखदाई है जी। बहुत पीड़ा होती है। ये जो हमसे नीचे वाली पीढ़ी हमारे सामने ही चली जाए तो इससे ज़्यादा दुखदाई बात और कोई हो नहीं सकती जी। हमें बहुत दुख है। ये जो आज की युवा पीढ़ी है, हमें इनसे बहुत अच्छी उम्मीदें हैं कि ये आगे बढ़ें, अपने गांव का ही नहीं, पूरे इलाके का, पूरे क्षेत्र का, कौम का, अपने प्रदेश का, सबका नाम रोशन करें। और ऐसी बात नहीं, नाम रोशन किया भी। आज कहीं भी आप नीरज को, जिसे पेप्सू के नाम से थे, अब तो कई साल हो गए गए हुए भी, लेकिन आज भी कहीं भी नाम नीरज का लेंगे जी, तो नीरज के नाम को जानने वाले, उसके काम से पहचानने वाले बहुत सारे, विशेषकर युवा पीढ़ी हर जगह आपको मिलेगी। तो ये इस तरीके से समय से पहले चले जाना, समय से पहले, ये वाकई बहुत दुखदाई है। और मैं तो जितने भी चुनाव लड़ा उससे पहले जी, मुझे बड़ी मदद, पूरी युवा शक्ति मेरे साथ रहती थी जी। नीरज ने तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी थी। और उस चुनाव में तो, जिस चुनाव की आप बात कर रहे हैं, उस चुनाव में तो जब रैलियां निकलती थी, हम जा रहे हैं कैंपेन, इलेक्शन कैंपेन में जा रहे हैं, जहां भी हम किसी भी गांव में जा रहे हैं या रैलियां निकाल रहे हैं, वहाँ नीरज अपने कंधों पर मुझे बैठाकर, जी जी जी, आज भी वो पिक्चर वायरल होती है जी, वायरल होती है जी। उसने बड़ी उस चुनाव के अंदर मेहनत करी थी जी। तो मुझे तो विशेष तौर पर वैसे भी बहुत दुख इस बात का है। और मैं तो हमेशा से ही इस बात के लिए कोशिश करता हूँ कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है या हमारे बाद की जो जनरेशन आज है, वो आगे बढ़े, अच्छे कामों में आगे बढ़े।
जिससे कि हम लोगों का भी नाम ऊंचा हो, समाज का, हमारे देश का, प्रदेश का, सबका नाम ऊंचा हो, हमारी कौम का नाम ऊंचा हो, तब तो हमें खुशी होती है। जी। और इस तरह से, जिस तरह से ये कई ऐसे लड़के जो गए हैं, इनसे मन में याद करके भी बहुत पीड़ा होती है। तो सबकी दिल से इच्छा थी बाबूजी कि आपको एक बार मौका मिले चीजों का। अगर आने वाले टाइम में मौका मिलता है आपको, तो दिल में क्या क्या चीजें हैं, वो वाला कैमरा आप पे है, सारी चीजें खोल दो। अगर आपको मौका मिला, दोबारा टिकट मिली, तो क्या क्या दिल में, क्या क्या कराएंगे? देखो, जहां तक टिकट की बात है, टिकट तो पार्टी ने मुझे दे दिया है जी। लेकिन सफलता की जहां तक बात है, वो मेरे क्षेत्र की जनता, और मुझे अपने क्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से मैं अपने बिल्कुल सच्चे मन से, ईमानदारी से क्षेत्रवासियों के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और चाहे कोई सामाजिक काम हो, कोई राजनीतिक काम हो, या मेरे अपने कार्य क्षेत्र में, या मेरे अपने बलबूते पर कोई भी काम होने वाला है, तो मैं उस काम को करने के लिए हर समय तत्पर रहता हूँ जी। मेरी आदत भी है, मैं कभी भी अपना मोबाइल फ़ोन बंद नहीं रखता, अपना फ़ोन हर समय अपने हाथ में रखता हूँ, पूरी रात भर अपने सिराने पर रख कर अपना फ़ोन सोता हूँ। जी। किसी का किसी भी वक्त फ़ोन आ जाए, मेरी ये हर संभव यही कोशिश रहती है कि मैं उसी समय अपने आप को लोगों के जन सेवा के काम के लिए तैयार रखता हूँ। तो मुझे भी ये उम्मीद है कि इस बार कांग्रेस पार्टी ने, मेरे पार्टी के जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, उन्होंने मेरे ऊपर जो भरोसा किया है, और मुझे जो छतरपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया है, मैं अपनी पार्टी का, अपने लीडर्स का तो धन्यवाद करता ही हूँ, लेकिन अपने क्षेत्र की जनता का भी विशेष तौर से मैं धन्यवाद भी करता हूँ, और क्षेत्र की जनता के प्रति ये पूरा विश्वास भी जताता हूँ कि आज ये जो टिकट मिला है, ये टिकट भी हमारे क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए पार्टी ने मुझे दिया है। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब की बार, क्योंकि हमारे इस इलाके के अंदर जितने भी लोग हैं जो मेरे समकक्ष हैं जी। आज की मौजूदा राजनीति में, और दूसरी पार्टियों से कोई उम्मीदवार है भी, और किसी की उम्मीदवारी अभी तय नहीं हुई है, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिनको कई कई बार मौके मिल चुके हैं। अब जब कई बार मौके मिल चुके हैं, पब्लिक ने आजमा कर देख लिया है, और मैं तो एक बात और भी कहना चाहता हूं नंबरदार साहब। जी 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 भाई साहब, बोलो। बिल्कुल खुले तौर पर कहना चाहता हूं जी। कि इन लोगों के सामने मैं आपके यहां आकर डिबेट करने के लिए खुले मंच से तैयार हूं। जी। आए जी। और मुझे बताएं, अपनी उपलब्धि बताएं कि इस इलाके को दिया क्या है। बेरोजगारी, अशिक्षा, हेल्थ के मामले में हालत आप देख लीजिए, जल भराव देख लीजिए, पानी निकासी देख लीजिए, पेयजल देख लीजिए, आप पीने के लिए पानी इलाके के अंदर नहीं है आप आज, और भ्रष्टाचार देख लीजिए, भरा पड़ा है। जहां केजरीवाल जी कहते थे बिजली हाफ और पानी माफ, आज आप देख लीजिए केजरीवाल साहब कहां तो आज बिजली के बिल लोगों को कितना परेशान करके रखे हुए हैं, और जिन्होंने मीटर पानी के लगवा लिए हैं, आज लाखों में उनके पानी के बिल आ रहे हैं, वो लोग पानी के बिल नहीं अदा कर पा रहे हैं। और उसके साथ साथ आज किसी को बिजली का मीटर लगवाना भी अपने घर में पे नहीं लग रहा, तो हजारों, बहुत मोटी रकम, लाखों में भी वो रिश्वत देनी पड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। ये हालात कहां से कहां पहुंचा दिए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग ये बताएं अपनी उपलब्धि कि इस क्षेत्र के लिए हमने ये बड़ा काम करके दिखा दिया है। और मैं पहले भी आपको कह चुका हूं, मैं खुले मंच से डिबेट करने के लिए एकदम तैयार हूं। आमने सामने बैठा लिए सभी कैंडिडेट्स को, कराइए ना डिबेट, आके वो अपनी उपलब्धि बताएं, और फिर उसके बाद हम उनको बताएंगे कि आपको क्या काम कराने चाहिए थे जो आप नहीं करा पाए, और हम क्या काम कराएंगे
वो काम हम ऐसे करके दिखाएंगे जिनकी वास्तव में इस क्षेत्र को आवश्यकता है और बहुत लंबे समय से रही है। चाहे वो एजुकेशन का मामला हो, चाहे हेल्थ का मामला हो, चाहे यहाँ जाम का मामला हो, चाहे यहाँ जल भराव की बात रही हो, चाहे यहाँ सीवर का मामला रहा हो, चाहे सड़कों का मामला हो रहा हो, और चाहे यहाँ पानी की समस्या की बात रही हो, स्वच्छ पेयजल की बात रही हो। हम इन सारी चीज़ों के ऊपर अपना ध्यान पूरे तरीके से लगाए हुए हैं और एक बार अगर हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता में अपना आशीर्वाद देती है, और मुझे यकीन है कि आशीर्वाद हमें मिलेगा, जरूर मिलेगा। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ सब लोग जोड़ रहे हैं और सब लोग यही कह रहे हैं कि हमने सबको देख लिया, अब की बार आपको मौका जरूर देंगे। मैं आपको बिल्कुल यकीनन तौर पर बता रहा हूँ, अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास को कम नहीं होने दूंगा और ज़्यादा मजबूत कर उस विश्वास को करूंगा, काम करके दिखाऊंगा। मेरा ध्येय केवल एक ही लक्ष्य है, काम, क्षेत्र का विकास, छतरपुर विधानसभा, पूरी विधानसभा का विकास। किसी गांव के किसी भी इशू के ऊपर बिल्कुल किसी भी तरीके से लोगों को परेशान नहीं होने दूंगा। जहां तक गांव की बात है, 1908 के बाद आज तक हमारे किसी भी गांव का लाल डोरा नहीं बढ़ाया गया। 1908 में आबादी कितनी रही होगी? मुट्ठी भर लोग थे। आज देख लीजिए, आया नगर गांव क्यों आप लगा लीजिए, गिटोरनी को लगा लीजिए, आप छतरपुर को लगा लीजिए, फतेहपुर बेरी को लगा लीजिए, या नेपसराय, किसी भी गांव को लगा लीजिए। जब उस वक्त 1908 में कितने गांव में लोग रहे होंगे? 500 होंगे, 1000 होंगे। आज आया नगर गांव में भी कई लाख की जनसंख्या है। किसी भी गांव में देखिए, कोई गांव आज 1 लाख की जनसंख्या से कम है ही नहीं। और लाल डोरा कितना? एक मुट्ठी भर। जितना लाल डोरा है उतनी जगह में तो आज खड़े हुए भी लोग नहीं आ सकते उस गांव के। क्यों नहीं लाल डोरा बढ़ाए गए? उसके साथ साथ अगर गांव के साथ साथ अपने आप ही, क्योंकि डीडीए ने तो कोई काम किया नहीं, जो लोगों को आवास मुहैया कराने का काम था वो डीडीए का था। डीडीए अपने काम में फेल रही। लोग इसी तरीके से फिर जब आबादी बढ़ती है तो अपना विकल्प ढूंढ लेती है और इसी तरीके से कॉलोनियाँ बसती हुई चली गई। लेकिन ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे 2008 में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने ये किया था कि जितनी भी गांव की आबादी बढ़ चुकी है उस आबादी को तो एक्सटेंडेड लाल डोरा मान लिया जाए। लाल डोरा की विस्तारित क्षेत्र के अंदर उसको अधिसूचित किया जाए और जो कॉलोनियां हर गांव के अंदर जो बनी हुई हैं उन सब कॉलोनियों को नियमित कर दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ अनऑथराइज कॉलोनीज को, और जो गांव के बढ़े हुए लाल डोरे में जो लोग रहते थे, ऐसी उनकी सबकी सूची एक तैयार कराई गई और 2008 में श्रीमती शीला दीक्षित जी ने उन सबको सर्टिफिकेट भी दिए। उनको प्रमाण पत्र इस बात के लिए दिए कि आपकी कॉलोनी को, आपके गांव की बढ़ी हुई आबादी को हम आपके बाद अधिकृत समझते हैं और उसको हम पूरे तरीके से सारी सुविधाएं इसमें देंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात, 2013 में शीला जी और कांग्रेस पार्टी चुनाव हार गई जी। उससे पहले भी 2012 की भी मैं आपको बात याद दिला दूं कि 2012 में भी श्रीमती शीला दीक्षित सरकार ने लोगों से और आवेदन मांगे कि अभी तक जिन गांव के लाल डोरा ईएलडी एक्सटेंडेड लाल डोरा में जो लोग बसे हुए हैं उनकी लिस्ट अगर अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में जमा नहीं हुई है तो ऐसी लिस्टें मंगा ली जाएं और जो कॉलोनी जो रह गई हैं उन कॉलोनियों की भी लिस्ट मंगा ली जाए। इन सब को हम नियमित कर देंगे। अभी तो 2012 में जो आखिरी मौका था उसमें बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनीज की और गांव के बड़े हुए लाल डोरा की वो सूचियां इकट्ठी की गई। वो सब
जो अनऑथराइज कॉलोनी सेल जो दिल्ली सरकार का है उसके उस डिपार्टमेंट में सब जमा करा दी गई। लेकिन 2013 में जैसे चुनाव हुए हमारी कांग्रेस सरकार नहीं रही। कुछ दिन के लिए केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद सरकार गिर गई, फिर चुनाव हुए, फिर केजरीवाल जी ने वायदा किया कि हम सब जितनी भी कॉलोनियाँ जितनी भी ईएलडी की लिस्टें हम सबको नियमित करेंगे। उधर भारतीय जनता पार्टी उन्होंने भी यही राग लापना शुरू कर दिया, हम सबको नियमित करेंगे, लेकिन किया कुछ भी नहीं। 1797 कॉलोनियों की एक सूची तैयार की गई कि इन कॉलोनियों को हम सबको नियमित करेंगे। उनमें से भी 69 कॉलोनीज 69 कॉलोनीज वो एफ्लुएंट कैटेगरी में डाल दी गई। और उन कॉलोनियों को ये समझते हुए कि भाई ये तो समृद्ध वर्ग की कॉलोनी है, इनको तो हम नियमित नहीं करेंगे। बड़े दुख की बात है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी 42-43 कॉलोनी तो केवल हमारे छतरपुर विधानसभा क्षेत्र की है। और ऐसी कॉलोनियां जो 50-50, 100-100 गज के प्लॉट लेकर लोग बड़ी मुश्किल से अपने सर छुपाने की जगह बना पाए हैं, और उनको भी एफ्लुएंट वर्ग में डाल दिया गया। और बाकी जो इस क्षेत्र की कॉलोनी है उनमें ये कह दिया कि ये क्लॉज लगा दी कि आपके यहाँ तो 2 बिस्वा 4 बिस्वा या बीघा 2 बीघा बीच में किसी में वो रिजलैंड आ गई तो वो पूरी कॉलोनी को ही रेगुलाइजेशन से बाहर कर दिया। हमारे इस छतरपुर क्षेत्र के साथ तो ऐसा सोतेला व्यवहार इस सरकार ने किया है कि यहाँ ना तो कॉलोनी ऑथराइज करी गई, रेगुलाइज करी गई, और ना ही हमारे गांव के बड़े हुए लालडोरे को किसी को भी इन्होंने रेगुलाइज किया। ऐसा क्यों? सबसे बड़ी एक और बात, इस क्षेत्र के अंदर पूरी विधानसभा के अंदर एक भी हमारी सड़क को अधिसूचित नहीं किया गया, जबकि कहीं भी आप जाकर देख लीजिए मिक्स लैंड यूज में कहीं कॉमर्शियल एक्टिविटी है तो उस रोड को कॉमर्शियल मान लिया गया, कहीं रेजिडेंशियल एक्टिविटी है तो वो उसे रेजिडेंशियल मान लिया गया। लेकिन हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आए दिन यहाँ सीलिंग की तलवार लटकी रहती है, कभी मॉनिटरिंग कमेटी आ जाती है, कभी एमसीडी आ जाती है, कभी दूसरी एजेंसी आ जाती है और लोगों को परेशान करते रहते हैं। तो ये सब हमारी विधानसभा में ही क्यों? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारे जहन में, ये सारी दिक्कतें हमें दूर करनी है और इस क्षेत्र का विकास इस तरीके से हमें करके दिखाना है कि हम पूरी दिल्ली के अंदर छतरपुर विधानसभा को सर्वोत्तम क्षेत्र बना सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। आज मैं खो गया भाई पॉडकास्ट में। पहली बार ऐसा हुआ है बाबूजी, मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट लिए पर जो आज हमें जानने को मिला, आज मैं इतना डीप खो गया कि आज हमें सच्चाइयां पता चल रही है, नहीं तो ये सच्चाइयां दबी रहती है। तो आज हमें पता चल रही है। खुद फोन मेरा ये रखा, क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए, कोई हमारे पास क्वेश्चन नहीं थे। जो बाबूजी ने काम करा है, हमारे चेयरमैन साहब ने काम करा है, वो आज आपके सामने है। और अगर इस बार हमें मौका मिलता है तो सारी चीजें जो उनके दिल दिमाग में जब से चली आ रही है, जब से पॉलिटिक्स ज्वाइन करी है, तो वो आपके लिए करके दिखाएंगे। हमारी छतरपुर विधानसभा के लिए जितनी भी चीजें सोची है, जितने भी हमारे गांव है, वो सारा काम हम आपको करके दिखाएंगे। तो बाबूजी आज सच्ची में मैं खो गया। मैं करता रहता हूं बट मुझे ऐसा नहीं, मैं क्वेश्चन पूछता रहता हूं और चलता रहता हूं। आज मैं ऐसे बैठा हूं और मैं आपको सुन रहा हूं, है ना। बिल्कुल मैं खो गया क्योंकि चीजें ऐसी आज हमें पता चली कि हमें नहीं पता चलती, आज के यूथ को चीजें नहीं पता चलती। पर हमें भी, हमारा भी हक है कि एक पढ़ा लिखा नेता हमारे बीच में हो, जिसको सारी नॉलेज है, वो नेता हमारे बीच में हो, तभी हमारा यूथ आगे बढ़ पाएगा बाबूजी। तो हमारी दिल से इच्छा है कि आप आओ और हम उस खुशी में आपकी शामिल हो। पर आज हमारी टीम से वादा कर दो, जब आप आओगे तो पहला पॉडकास्ट राहुल हमारी टीम के साथ होगा। ये मेरा पक्का वायदा है, निश्चित। ये वादा है, निश्चित वायदा आपके साथ जी। ना मैंने कभी झूठ बोला, ना मैं झूठ बोलता हूँ। जी जी जी। मेरे दिल के अंदर की जो भावना वो मैंने आपके सामने रख दी, पूरी रख दी। लेकिन पूरे तरीके से मैंने सच्चाई रखी है। मैंने कोई गलत बात नहीं करी। ना मैं झूठ में विश्वास करता हूँ, ना कभी झूठा वायदा करता हूँ। वायदे भी आज मैं पब्लिक के सामने कर रहा हूँ तो केवल वही वायदे कर रहा हूँ जिनको मैं पूरा कर पाऊंगा।
क्योंकि अगर नहीं करूंगा तो कल को फिर मुझे तो पब्लिक के सामने आना है। जी जी जी। कोई एक दिन की राजनीति तो है नहीं, और ना ही लोगों के तरह मुझे ये काम करने कि भाई कोई बात नहीं, आज आगे पब्लिक के सामने झूठ बोलकर वोट ले गए, और कल को जब अपनी बातों पर आप खरे उतरेंगे ही नहीं, आप लोगों के काम करेंगे ही नहीं, या आगे आपको राजनीति में या समाज सेवा में या चुनावी क्षेत्र में आपको आना ही नहीं है, तो आप जो मर्जी कह सकते हैं। जी जी। लेकिन हम तो बिल्कुल पूरे तरीके से आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कहते हैं वही करते हैं, ना ज़्यादा हम कहते हैं, उतना ही हमने कहा है जितना हम कर पाएंगे, करके दिखाएंगे। और वही चीज़ हमने कही है जो सारी दिक्कतें हमारे क्षेत्र झेल रहा है। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहता हूँ। आज दिल्ली के अंदर चारों तरफ मेट्रो रेल का जाल बिछाया है श्रीमती शीला दीक्षित जी ने। जितने फ्लाईओवर बनाए श्रीमती शीला दीक्षित जी ने। हमने तो उनके चरणों में बैठकर राजनीति करी है। ऐसे ऐसे नेता हमारे कांग्रेस के जिनको आज भी लोग याद करते हैं, और शीला जी के कामों की आज तक मौजूदा सरकार, ना तो केजरीवाल सरकार और ना ही बीजेपी, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात करता हूं, दिल्ली के अंदर कोई कुछ कर ही नहीं पाया। जो काम किए वो श्रीमती शीला दीक्षित जी ने किए, और उनके जो आगे सपने थे उन सपनों को भी साकार करने के लिए पूरे तरीके से रात दिन एकजुट होकर हम काम करेंगे। हम काम करके दिखाएंगे। आज हमारे जो हम सामने से हमारी मेट्रो रेल जा रही है, हमारे एक अकेली छतरपुर विधानसभा में 6 मेट्रो स्टेशन है। ये किसकी देन है? ये श्रीमती शीला दीक्षित की देन है। जी। और हमारा आगे ये ध्येय रहेगा कि हमारा जो छतरपुर से फतेहपुर बेरी रोड है, उस रोड पर भी मेट्रो रेल लाने के लिए पूरी हमारी कोशिश रहेगी। और क्षेत्र के जितने भी और मुद्दे हैं, उन सभी मुद्दों के लिए हम अपनी पूरी जी जान लड़ा देंगे। लेकिन अपने क्षेत्र को ऐसा बना देंगे कि लोग कहें कि अब से पहले जिन्होंने समय खराब करना था खराब करके चले गए, लेकिन हम 1 मिनट के लिए भी चैन की सांस नहीं लेंगे। इस इलाके के, अपनी छतरपुर विधानसभा के विकास के लिए रात दिन एक करके आपको ये दिखा देंगे कि हाँ, वाकई जिस चीज़ की जरूरत थी वो चीज़ क्षेत्रवासियों के बगैर आवाज़ उठाए, क्योंकि सारी चीज़ें हमारे जहन में हैं, सारी तकलीफें हम रोजाना झेलते हैं। हम ये नहीं कि कोई हमें आके बताएगा तभी हम समझ पाएंगे, हम तभी हम सोच पाएंगे, नहीं, हमें सब चीज़ों का पता है। इसलिए जनहित के मुद्दों को हम पूरी मजबूती के साथ उठाकर उनको जल्दी से जल्दी सॉल्व कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। तो हमारे बाबूजी ने, भाई साहब ने हमारी सारी आज विचारधारा बदल दी। मैं आपके सामने बाबूजी बताऊं, मैंने तीन इलेक्शन में मैंने वोट नहीं डाली। मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कोई काम ही नहीं हुए, ना मैंने घर वालों को जान दिया ना मैं गया। ये सच्चाई है कि जब हमारे घर में कुछ होना ही नहीं, हमारे पानी नहीं आना, बारिशों में फंस जाना, पर आज ये विचारधारा हमारी चेंज हो गई है। तो बाबूजी हम इलेक्शन में तो जरूर जाएंगे। और मेरी जितनी कैडी बातचीत की टीम देख रही है, जहां तक हमारा पॉडकास्ट पहुंचे, हमारी वीडियो पहुंचे, तो होप मेरे साथ साथ आपकी विचारधारा चेंज होगी पॉलिटिक्स को लेके। तो हम एक दोबारा कोशिश कर सकते हैं कि हम भाई साहब के साथ खड़े हों और इस चीज को आगे बढ़ाएं। और सोच विचार, जितने सुंदर सोच विचार भाई साहब के, वो आपने सोच ली। अब भाई साहब से 2 बात हम अपने चैनल के लिए भी करवाएंगे। भाई साहब, आप ही के बच्चे, हम भी कैडी बातचीत गुजर, अपने गुजरों का चैनल है, 2 बात इसके लिए भी एक अच्छी सी कह दो आप। देखो, जहां तक अपने चैनल की बात आप कर रहे हैं जी, बात तो कैडी है लेकिन कैडी लग नहीं रही। मुझे तो बहुत अच्छी लग रही, बहुत मीठी लग रही है। और इस चैनल के लिए तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। इतने अच्छे तरीके से जी, जो बिल्कुल पूरे तरीके से आपने बहुत शालीनता के साथ अपनी बातें हमसे उगलवाई हैं। उगलवाई है, मैं तो यही कह सकता हूँ ना जी, जी। लेकिन वो भी हमारे मन के अंदर के बिल्कुल एकदम शुद्ध विचार जी, शुद्ध विचार जी, वो थे जो आपके सामने हमने शेयर करे हैं जी। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से लाखों लोग जी आज सामने हैं, वो सभी देख रहे हैं, सुन रहे हैं जी। और आपका चैनल, मैंने नाम बहुत बहुत
काफी दिन हो गए मैं सुनता चला आ रहा हूँ ये। अच्छा, देखो हमारे सौभाग्य है कि आपने सुना। हाँ, और मैंने देखी भी है आपकी। जी जी ऐसा नहीं मैं देखता हूँ, मैं फॉलो भी आपको करता हूँ। जी जी लेकिन मेरे मन में भी ये विचार हमेशा रहा है कि कभी अगर नंबरदार साहब की कृपा रहे तो मुझे भी आपके चैनल से अपनी बात रखने का मौका मिल जाए। तो आपने मुझे वो सौभाग्य भाई साहब हमारा आज जो दिया है हमारा उसके लिए तो मैं आपका हमारा आभारी सौभाग्य हूँ। है ना, हमारा सौभाग्य है ना। और आपका चैनल इसी तरीके जैसे काम कर रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, बात तो कैडी, और ऐसी कैडी की हर कोई उसे जेल भी नहीं पाएगी। कैडी बात आप पूछ लेते हैं जी, जी जी लेकिन को कैड़ा जवाब ना दे दे, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल उसके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूं कि कैड़ा जवाब कौन देगा, जिसके पास आपकी कैडी बात का जवाब नहीं होगा। जवाब नहीं होएगा, बिल्कुल। और जिसके पास जवाब होगा तो पूरी पूरी सरलता के साथ आपकी बात कैडी को भी नरम करने की कोशिश करेगा जी जी। जी जी तो आपके चैनल के लिए मैं मेरी तरफ से बस यही शुभकामनाएं कि आपका चैनल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे, लोगों तक जो आप बात पहुंचा रहे हैं, मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा और परोपकार का ये भी एक बहुत बड़ी समाज सेवा जो काम आप कर रहे हैं। जी भाई। और इसी में ही परमात्मा आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाए, और आपका चैनल, ये चैनल खाली कैडी बात तक ही सीमित ना रहे, पूरे देश के अंदर ये तहलका मचाए। ये हमारी शुभकामनाएं आपके बस लिए भाई रहेगी। साहब आपका आशीर्वाद चाहिए। तो ये थे हमारे चेयरमैन साहब, हमारे भाई साहब, सारे इनके दिल के विचार, सारी इनकी जो दिल दिमाग में बातें थी आज आपके सामने शेयर है। तो भाई साहब एक बार कर दो राम राम। सभी भाइयों को मेरा राम राम जी। और जो कैडी बात आज नंबरदार साहब ने हमारे सामने रखी है, जो पूछी हैं, अब नंबरदार साहब को हमारी बात कैडी लगी कि नरम लगी, भाई ये फैसला तो आपके हाथ है जी। बाकी आप सभी को एक बार दोबारा मेरे फिर राम राम जी। राम राम।